हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, नोट्स के साथ कवर करेंगे। जो जो चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। और साथ ही में मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलो जी करते हैं अपना चैप्टर शुरू। तो हमारे चैप्टर का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो देखो, चैप्टर के नाम में एक वर्ड है, दैट इज़ राइट्स। अब ये राइट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आपको बेसिकली डेफिनेशन आएगी और आपको ये लिख देना है। मैं आपको मतलब बता देता हूँ राइट्स होता क्या है। तो देखो, राइट्स आर द फेवरेबल कंडीशन एंड द गारंटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, टू इट्स सिटीजन टू लिव अप अ डिग्निफाइड लाइफ। यानी राइट्स है ना, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, ठीक है, एक फेवरेबल कंडीशन होती है, अच्छी कंडीशन होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने लोगों को, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। मैं समझाता हूँ। आपने राइट टू इक्वालिटी सुना होगा, क्लास 9 में हमने देखा था कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में एक राइट टू इक्वालिटी भी आता है। डोंट वरी, अगर आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं पता तो आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे इस चैप्टर में आएगा। बट एक राइट टू इक्वालिटी होता है जो ये कहता है कि किसी भी बंदे के साथ भेदभाव नहीं होगा ऑन देयर कास्ट, ऑन देयर रिलीजन, ऑन देयर जेंडर, रेस, या किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई आपके साथ भेदभाव करता है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपके साथ भेदभाव कर रहा है उसको वो सज़ा दे। क्यों सज़ा दे? ताकि आपके राइट्स का वायलेशन ना हो और आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाओ। ठीक है, समझ आ गया ना? राइट्स का बेसिकली मतलब समझ आ गया। ये बेसिकली एक फेवरेबल कंडीशंस होती है और कुछ गारंटी होती है। ठीक है, मान लो आपके साथ भेदभाव हुआ है ना, तो ये गवर्नमेंट गारंटी देता है कि आपके साथ अगर भेदभाव हुआ है, आप केस फाइल करवाओ, फिर हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और जिसने भी आपके राइट का वायलेशन किया है, ठीक है, आपके साथ भेदभाव किया है, उसको पनिश करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? राइट्स फेवरेबल कंडीशन होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन को ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। अच्छा, नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, और ये बता रखा है कि राइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है, आपको एक स्टोरी से समझा रखा है, वो उसके लिए मैं बुक खोल देता हूँ। अब ये स्टोरी तो पूरा नोट्स में लिखूंगा तो फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है ना। तो बेसिकली ये दो स्टोरी है। जैसे 1982 के ओलंपिक्स की बात करी गई है, एशियन गेम्स की बात करी गई है, सॉरी। उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए थे कि आपको क्या करना है, ये ब्रिजेस वगैरह, फ्लाईओवर वगैरह, और जो हमारे स्टेडियम वगैरह है उसका मेंटेन करना है, बनाना वगैरह है उसको। ठीक है, तो बाद में पता चला कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वहाँ पर उसने वर्करों को रख रखा है और वर्करों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उनको जितनी, आपको पता है ना कि एक हमारी एक मिनिमम वेज रेट होती है, ठीक है, जो प्रोवाइड करनी होती है वर्कर को, उससे भी कम पैसे दिए जा रहे थे। मतलब उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा था। ठीक है, एक होता है ना कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक तरह का राइट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे राइट अभी आपको पता नहीं चल रहे, मैं नाम बोल रहा हूँ बस, आपको कंफ्यूज हो रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक राइट टू एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, जिसमें ये बोला जाता है कि आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। आपको जितनी सैलरी है, मिनिमम वेज रेट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट वो कॉन्ट्रैक्टर कम दे रहा था। ठीक है, तो इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने पिटीशन दायर करी सुप्रीम कोर्ट में, यानी एक केस फाइल करा। पिटीशन मतलब आप कह सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, फुल फॉर्म इसकी याद रखना, कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। अब वो वर्कर कोई अकेला वर्कर तो नहीं था, सब वर्करों के साथ हो रहा था। तो जब बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है ना, तो उसी को पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसके लिए पिटीशन दायर होती है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि हाँ जी, मिनिमम वेज रेट तो देना चाहिए, ये सारी की सारी बात। तो अगर राइट्स ना होते, मान लो अगर राइट्स ना होते, तो क्या कभी भी उन वर्कर को मतलब सेटिस्फैक्शन मिल पाता? उनको तो हमेशा क्या कहते हैं, कम सैलरी मिल पाती। ठीक है, और उनको बेगार करना पड़ता। बेगार का मतलब आप समझते हो क्या होता है? जब लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप बिना पैसे के काम करो, तो इसी को बेगार कहते हैं। चैप्टर मतलब क्लास 10th में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि बेगार क्या होता है। तो बेगार समझ आ गया ना, तो बेगार करना पड़ता अगर राइट्स ना होते। बट क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट प्रोवाइड करता है, इसी के लिए लोगों ने पिटीशन दायर करी और हमारे वर्कर थे उनको उनका अधिकार मिला। ठीक है, चलो अब दूसरी कहानी जो है वो बहुत ही भयानक है। ठीक है, एक मचल लालुंग थे, एक पर्सन थे, 23 ईयर उनकी एज थी। ओके, वो चुबुरी विलेज के रहने वाले थे, असम के अंदर है ये। ठीक है, उन पे एक केस दायर हुआ कि उन्होंने एक पर्सन को बहुत मारा है। ठीक है, बहुत सीरियस इंजरी करी है। बाद में पता चलता है कि हमारे जो मचल है, उनकी थोड़ी जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है, अनस्टेबल है वो थोड़ा सा। मतलब आप कह सकते हो कि
समझ गए ना आप, सही नहीं है उनकी मेंटल कंडीशन। तो अब क्या हुआ कि उनको पहले, उन पे केस चलने से पहले उनको लोकप्रिय गोपीनाथ एक मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पर डाला गया, ठीक है। उनका ट्रीटमेंट किया गया। उस टाइम वो 23 साल के थे, याद रखना, जब उन्होंने ये क्राइम किया था 23 साल के थे, ओके। और उसके बाद है ना मचल जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली डॉक्टर ने उनको सही कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जेल की अथॉरिटी थी, एक तरह से वो जेल ही हो गया, मेंटल हॉस्पिटल को बार बार लेटर लिखा गया, डॉक्टर ने बार बार लेटर लिखा 1967 में, 96 में। आप देख रहे हो 2 बार लेटर लिखा, एक 67 में एक 96 में, समझ रहे हो, मतलब बहुत साल के अंतर तक लिखते गए कि जी इनका ट्रायल करवा दो, इनको जेल भेज दो, इन्होंने कोई क्राइम किया है तो, नहीं तो यहाँ पर बैठे बैठे वो मेंटल हॉस्पिटल में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और एंड में जाके हमारे जो मचल है ना, उनको एंड में जाके जुलाई 2005 में रिलीज़ किया गया, जब उनकी एज 77 थी। आप ये बात नोटिस कर रहे हो, 23 साल की उम्र में उन पे एक केस चला जो कि अभी तक मतलब प्रूव हो चुका था, बट उनकी इंजरी थी, मतलब किसी को उन्होंने इंजर्ड किया था, ठीक है, सीरियस इंजरी थी। चलो अगर मान लो उन्होंने किया भी होता तो कितने साल की जेल होती, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। उनको 77 की एज में जेल से निकाला गया, ठीक है, यानी उन्होंने 54 साल अपने जेल में बिताए, कस्टडी में बिताए, एक तरह से जेल तो नहीं कह सकते, बेसिकली कस्टडी में बिताए, ठीक है, बिना किसी हेयरिंग के, मतलब किसी ने उसकी सुनवाई वगैरह नहीं करी। और पता है उनको निकाला भी कब गया, ऐसे नहीं कि कोर्ट ने रिहा किया उनको, जब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं ना, ह्यूमन राइट कमीशन होती है, NHRC इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने जब इंटरवीन किया कि जी इसको रखो या तो छोड़ दो, तब जाके उसको छोड़ा गया। तो आप देख रहे हो कि हमारे मचल के साथ कितना बुरा हुआ है। तो देखो हर सिटीज़न को एक राइट मिला हुआ है, उसको अपनी लाइफ और लिबर्टी के लिए राइट है, ठीक है। और वो हर सिटीज़न का ये हक है कि उसके पे अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है तो वो जल्दी हो, कम से कम इतनी तो लेट ना हो कि उसे 54 साल कस्टडी में बिताने पड़े। तो इसीलिए राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, राइट्स के लिए ना हमने बहुत पहले से डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे ना, तभी हमने राइट्स के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट पहले तो बिल ऑफ राइट्स क्या होता है। A list of the right mentioned in the protected by the mentioned and protected by the constitution is called bill of rights। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना एक लिस्ट लिख रखी है राइट्स की कि लोगों के पास ये अधिकार है, और उन्हीं को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। 1 नंबर की डेफिनेशन ही हमको आ सकती है, ओके। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में है ना जो राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करने होते हैं, मतलब गवर्नमेंट को उनकी राइट्स की रिस्पेक्ट करनी होती है। ना कोई गवर्नमेंट ना कोई दूसरा बंदा आपके राइट को वायलेट कर सकता है। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट भी आपके साथ आपके रिलीजन को लेके, आपके कलर को लेके, आपके किसी भी चीज़ को लेकर, जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं कर सकती कि जी ये तो लड़की है इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं देनी, या ये तो इस धर्म से है, ये इस धर्म से है, इस धर्म से है, इसको जॉब नहीं देनी, इसका फेस कलर ऐसा है, इसका फेस कलर ऐसा है, इसको जॉब नहीं देनी। ये नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो राइट्स है गवर्नमेंट भी वॉयलेट नहीं कर सकती, बट हाँ वो कुछ कुछ कंडीशन में कर सकती है वॉयलेट। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो उसमें यही लाइन लिखी हुई है कि ये प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं आती, अदर पर्सन और द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता लोगों के राइट्स को, ठीक है। कोई प्राइवेट कंपनी भी आपको ये नहीं बोल सकती, आप जॉब लेने के लिए गए और वो बोल रहे कि नहीं यार तेरा फेस तो ऐसा है, तू ऐसा है, तेरी हाइट इतनी छोटी है, इतनी बड़ी है, ये है वो है, हम आपको जॉब से निकालते हैं, जो करना है कर लो, नहीं दे रहे हम आपको जॉब, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन को रख लिया, सेम क्वालिफिकेशन, सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, बट क्योंकि सिर्फ जेंडर का डिफरेंस है तो इसलिए उसने बोला कि जिन्हें हम लड़की को ही जॉब देंगे या हम लड़के को ही जॉब देंगे, ठीक है, जबकि उस काम का जेंडर से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये एक तरह से राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन है, समझ गए। तो ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई दूसरा पर्सन आपके साथ भेदभाव कर सकता है या आपके राइट्स का वॉयलेशन कर सकता है, ठीक है। बट मैंने आपको जैसे कि बोला, ऑन दी अदर हैंड द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो आपको पता है गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, या लेजिस्लेटिव भी जिसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव और हमारा जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन होते हैं। ये कभी कभार राइट्स को वॉयलेट कर सकते हैं, पर्सन के राइट को वॉयलेट कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। आपको पता है राइट टू फ्रीडम होता है ना, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। पर जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तो क्या आपको घर से बाहर निकलने दिया जा रहा था?
बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा था। सबको बोल दिया गया कि आपको घर से नहीं निकलना। अब आप बोलोगे सर ये तो मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ, मेरी मर्ज़ी मैं कहीं भी जाऊँ। बट ये देखो, ये स्पेशल कंडीशन थी। अब ये कोविड-19 फिर फैलता और ज़्यादा बीमारियाँ होती लोगों को, है ना। तो इससे अच्छा है कि आपके फंडामेंटल जो भी आपका राइट्स है उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट चाहे तो वायलेट कर सकती है स्पेशल कंडीशन में, ऐसा नहीं कि कभी भी कर दे, स्पेशल कंडीशन में। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं याद रखना ये बात, मैं बुक का एक एक टॉपिक आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर यकीन ना हो ना, मैं आपको खुद जब ये करवा रहा हूँ ना तो उसके साथ मैं आपको बुक की पीडीएफ भी दिखाऊंगा कि हमने सारे टॉपिक क्लियर किया, टॉपिक वाइज टॉपिक हम चल रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने ना जो राइट्स की डिमांड थी ना वो बहुत पहले से करना शुरू कर दी थी। During freedom struggle, the leader of the freedom movement demanded that the British rulers should respect the right of the people. ठीक है, जब हम हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो जो भी लीडर हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने ये डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि आपको लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको याद है ना कि एक 1919 में एक रॉलेट एक्ट लेकर आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो किसी को भी 2 साल तक जेल में डाल देती थी बिना उस पर कोई कार्रवाई वगैरह करे, है ना। तो राइट का वायलेशन था। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये बोला कि आपको राइट्स का प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट करनी होगी। ऐसे नहीं कि क्या बिना किसी सबूत के बिना कुछ करे लोगों को जेल में डाल दूँ, है ना। और उसी के लिए मैं आपको बता दूं एक मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी। कब? 1928 में बनाई गई थी, जिन्होंने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड करी, जिन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक राइट्स की लिस्ट होनी चाहिए और उसको आप भी वॉयलेट ना कर पाओ, यानी ब्रिटिश, क्योंकि 1928 में तो हम अंग्रेज़ों के अंडर आते थे, गुलाम थे एक तरह से, आप कह सकते हो, है ना। तो जो ब्रिटिश है उनको बोला गया कि आप बिल ऑफ राइट्स बनाओ और उन राइट्स को आपको भी वॉयलेट नहीं करना है। ओके, मोतीलाल नेहरू कौन थे? अगर आपको पता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मोतीलाल नेहरू कौन थे। ठीक है, चलो। और मैं आपको बता दूं उसके बाद 1928 की तो ये बात चली गई, बट उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ना तो देखो साफ सीधी बात थी, हमको पता था कि अंग्रेज़ों के टाइम में अगर हमें राइट्स की नीड्स पड़ रही है तो आज़ादी के बाद भी पड़ेगी। तो आज़ादी के बाद भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बिल्कुल भी कोई दो सोच नहीं रखी। उन्होंने कहा कि जी इन राइट्स को तो ऐड करना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन खुद इनको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कोई भी इन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता। और उन्हीं राइट्स को कहा जाने लगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार। हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में, बट आई होप ये पता हो आपको। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स। ओके, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, सारे राइट फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी उसको कोई अगर आपको उसको चेंज करना है ना, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नॉर्मल राइट्स भी होते हैं और मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ अभी। ठीक है ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो आप पे कोई हमला वगैरह करता है और आपको डर है कि कोई मेरे पे हमला वगैरह कर देगा, तो आपने एक एप्लीकेशन दायर करी कि जी हम मेरे को प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए। तो प्रोटेक्शन का आपके पास राइट है कि आपको प्रोटेक्शन देना है। अब मान लो आपको प्रोटेक्शन 10 दिन का देना है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन 10 दिन का मिला। ओके, बट मान लो 10 से आपको 12 दिन चाहिए, तो हाँ ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल राइट है। बट अगर मान लो आपके राइट टू इक्वालिटी की बात करें, ठीक है, कि जी नहीं धर्म के नाम पे या कलर के नाम पे बंदे के फेस के हम भेदभाव कर सकते हैं, मान लो ऐसा, वैसे तो है नहीं ऐसा भेदभाव अगर कर सकते हैं तो उसके लिए पहले हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी में जो लिखा है उसमें हम जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कलर है कि कलर के नाम पे भेदभाव नहीं होगा और जेंडर के नाम पे भेदभाव नहीं होगा, उसे पहले कट करना पड़ेगा। तब जाके हम मानेंगे कि हाँ जी अब जो है वो फंडामेंटल राइट्स में पूरा चेंज हो चुका है। समझ गए? अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए तो 10 से 12 दिन करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज वेंज नहीं हुआ, जो था सब कुछ वैसा रहा। बट अगर मेरे को राइट टू इक्वालिटी में या फंडामेंटल राइट्स जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसमें अगर कुछ चेंज करना है ना तो पहले मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जी आज से जो है वो हम क्या करेंगे कि कलर के नाम पे भेदभाव को अलाउ करते हैं, फेस के कलर के नाम पे भेदभाव को अलाउ करते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। ठीक है, ऑल्दो ये बात 100% सही है कि इंडिया के अंदर कभी भी कलर के नाम पे भेदभाव हो ही नहीं सकता, मतलब गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। होता है
मैंने ये नहीं बोला नहीं होता, होता है, बहुत जगह होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। चलो, और ना ही करना चाहिए और लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ओके चलो, फंडामेंटल राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिस्टेड दैम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक सेपरेट लिस्ट बनाई गई है कि जी ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि उसके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी ध्यान रखता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है गवर्नमेंट भी इसे वॉयलेट ना कर पाए। स्पेशल कंडीशन में वॉयलेट कर सकती है, बट कभी भी ऐसे नहीं है कि पूरा ही वॉयलेट कर दे कि नहीं जी आप तो हम भेदभाव करेंगे। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि ये स्पेशल स्कीम सिर्फ इसी रिलीजन के लिए है, ये स्पेशल स्कीम सिर्फ इसी रिलीजन के लिए है, ये स्पेशल स्कीम सिर्फ इसी कलर के फेस वालों के लिए, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकती, कभी कभी स्पेशल कंडीशन में कर सकती है, जैसे मैंने आपको वो कोविड-19 का केस बताया, तो ये भी हमारा राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है, बट क्योंकि स्पेशल कंडीशन है ना, तो उसमें चेंज हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया। ये मैंने आपको पहले तो राइट्स के बारे में बताया, मैंने आपको बताया राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको 2 मचल की एक स्टोरी सुनाई थी और एक एशियन गेम की स्टोरी सुनाई थी, है ना। दोनों में हमने देखा था कि राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मचल की तो भाई ज़िंदगी ख़राब हो गई, 54 सालों से कस्टडी में बिताने पड़े, है ना। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट लिखी हुई होती है राइट्स की, तो उसी को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स जो होते हैं वो दिए गए होते हैं लोगों को, बिल ऑफ राइट्स होते हैं, और जिसको गवर्नमेंट भी वॉयलेट वगैरह नहीं कर सकती, बट स्पेशल कंडीशन में उसको वॉयलेट किया जा सकता है, जैसे कोविड-19 का देखा था हमने। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंक्लूड किए गए थे। हमने अंग्रेज़ों के टाइम में डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि जी आपको लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी 1928 में, ठीक है। और उसमें जो राइट्स थे उन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ओके। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो सारे के सारे राइट थे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोटेक्ट करता है। और अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स में हमें कोई चेंज लाना है तो पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, बहुत टफ होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है, वोटिंग वगैरह होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो ये पूरी लंबी प्रोसेस होती है। सुनने में छोटा लग रहा है कि सर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, बड़े लंबी प्रोसेस होती है और इतना आसान नहीं होता, बहुत दिक्कतें भी होती है, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अगर लोगों को कोई बात अच्छी नहीं लगती और उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो, एक बात तो वैसे तो मैं ये वाला टॉपिक आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं ना, आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ, मतलब नॉर्मल लॉ से एनफोर्स होते हैं ये, ठीक है। इनको चेंज किया जा सकता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे। पर जो फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड द गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, यानी आप फंडामेंटल राइट्स को बिना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे नहीं बदल सकते, ओके। ऑर्डिनरी राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, यानी मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्डिनरी राइट्स है ना उसमें चेंज लाया जा सकता है सिर्फ लेजिस्लेचर से पास करवा के। बट अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में चेंज लाना है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा, अमेंड का मतलब होता है चेंज लाना। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके आप फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। मतलब समझ आया ना दोस्त आपको। देखो, ऑर्डिनरी राइट्स को अगर हमें चेंज करना है तो सिंपल लोकसभा या राज्यसभा से पास करवा दो, एक ऑर्डिनरी प्रोसेस होती है लॉ मेकिंग की, जो नॉर्मल लॉ होता है उसको पास करवा दो, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक समझा देता हूँ मैं आपको, क्या ना, ये मान लो एक लॉ आया कि जितने भी स्कूल है ना इंडिया में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जितने भी स्कूल है, सब स्कूल में जो भी बच्चे हैं ना उनको अब क्या है, जो भी उनकी ड्रेस है ना वो फ्री में दी जाएगी। मान लो उनको राइट्स दे दिया गया, ये वाला राइट दे दिया गया, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल राइट है और इसके लिए जो लॉ मेकिंग की प्रोसेस होती है उससे वो राइट बन जाएगा, ठीक है। बट अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करना हुआ, यानी जैसे मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम में कोई चेंज करना हुआ, तो उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। समझ आ गया, ओके। और उसके बाद मैंने आपको, और ये तीसरा पॉइंट है कि जुडिशरी हैज़ द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द वायलेटिंग बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट,
ठीक है। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दीज वायलेट द फंडामेंटल और रिस्ट्रिक्ट दैम इन अ रीजनेबल मैनर। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, आपको पता है लॉ मेकिंग का काम कौन करता है, कानून बनाने का काम किसका होता है, हमारे मंत्री वगैरह का, लेजिस्लेचर का। एल से लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग का काम जो होता है लोकसभा राज्यसभा में ये होता है, लॉ मेकिंग का काम होता है। मान लो उन्होंने कोई ऐसा लॉ बना दिया, ध्यान से मेरी बात सुनना, उन्होंने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। यानी मान लो हमारी लेजिस्लेचर ने एक ऐसा रूल पास कर दिया, ये सारी की सारी जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, दिल पे मत लेना, क्या बोलोगे सर ये गवर्नमेंट करती है या नहीं करती, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कंट्रोवर्सी से दूर रहो तो अच्छा है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ जी, कि मान लो गवर्नमेंट कोई ऐसा राइट निकालती है, वो ये बोलती है कि आज से राइट टू इक्वालिटी ख़त्म करते हैं, जिसका मन आए भेदभाव करो, जिसका मन आए कलर के नाम पे भेदभाव करो, जिसका मन आए लोगों के जेंडर के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भेदभाव करो। मान लो गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाल देती है या ऐसा लॉ निकाल देती है और पास भी कर देती है, मान लो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, तो क्या वो रूल ये जो है हमारा, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। ये जो है ये राइट एकदम गलत है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का जो राइट टू इक्वालिटी उसका वायलेशन करता है। तो उसके लिए फिर अब जुडिशरी के पास जिन जिन बंदों को प्रॉब्लम होगी कि सर ये तो गलत है यार, भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, तो इसके लिए कुछ लोग क्या पिटीशन करेंगे जुडिशरी में, जुडिशरी यानी कोर्ट वगैरह में, कोर्ट वगैरह के पास जाएंगे, यार ये तो गलत है। जुडिशरी देखेगा कि यार ये तो बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो वो क्या कर सकती है, वो जो रूल पास हो गया है उस पर भी वायलेशन लगा सकती है। इसी को जुडिशल मैं आपको बता दूँ रिव्यू कहते हैं, ठीक है। वो उस पर रोक लगा सकती है, ओके, और उस पर एक कमीशन बना सकती है कि देखो ये गलत है नहीं है, ऐसे सारी चीज़ें करके, और उस पर एकदम से रोक सकती है उस जो भी लॉ बना है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव के साथ भी ऐसा ही है, अगर एग्जीक्यूटिव भी कुछ गलत करते हैं तो उसको भी जुडिशरी रोक सकता है। अगर जुडिशरी ये देखती है कि यार ये इलीगल है, ये जो हमारा कानून बना है, नया कानून बनाया है हमारे मंत्री वगैरह ने, लेजिस्लेचर ने, अगर ये कानून जो है ये इलीगल है तो उस पर वायलेट कर सकती है उसको, बिल्कुल जो जुडिशरी है उसको ख़त्म कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है इलीगल, कि आज से ये जो हमारे मंत्रियों ने पास भी कर दिया है लॉ, वो भी आज से मायने नहीं होगा, ठीक है। रीज़नेबल मैनर में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि जी अब कुछ टाइम के लिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसी बात है, तो लोगों को फंडामेंटल राइट घर में रहना है, फंडामेंटल राइट इस टाइम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी जा सके, कर सके, घूम सके, ये नहीं होगा एप्लीकेबल। तो हाँ, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, मैंने आपको बताया था, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एक निकाल दे कि जी आपसे तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन कोई भी कर सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो यही बात मैंने आपको लिखी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, वो अनलिमिटेड नहीं होते। राइट जो होते हैं गवर्नमेंट कैन बी पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जी बिल ऑफ राइट्स इन दी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो राइट्स मिले हुए हैं लोगों को, ठीक है। आपको एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन कब इनऑग्रेट हुआ था, तो इनऑग्रेट जो हुआ था हमारे साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था दिसंबर 1996 के अंदर। एक मार्क्स में क्वेश्चन ये आपको बनता है, ठीक है, जिसमें आपको पता ही है कि एक जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री रही है वो अपार्थाइड सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है, यानी कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था वहाँ पर, ठीक है, कलर के नाम पे, आपको ये बात पता ही है। तो इट फोरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक, कल्चर, लैंग्वेज, बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बिल्कुल ही रोकती है साउथ अफ्रीकी की कॉन्स्टिट्यूशन। वो बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। और कुछ राइट्स दे रखे हैं जो ये हैं साउथ अफ्रीकन माना जाता है कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को बहुत ही ज़्यादा राइट दिए गए हैं। अच्छी बात भी है क्योंकि एक हिस्ट्री रही है एक डिस्क्रिमिनेशन की, है ना। तो देखो जैसे राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, ठीक है, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट एंड दी राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, राइट टू एडिकेट हाउसिंग। और मैं बता दूं ये टॉपिक है ना बॉक्स का है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को कुछ भी नहीं छुड़वाना, ओके। और नीचे भी देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, तो नीचे लिखा हुआ है कि हमारा राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, ओके। उसके बाद अपना लिखा हुआ है राइट टू एडिकेट हाउसिंग, मतलब हाउसिंग वगैरह भी सही होना चाहिए उनका, ये एक तरह से राइट दिया गया है लोगों को। राइट टू हेल्थी केयर
हेल्थ केयर और फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस राइट, राइट टू द बेसिक एंड द हायर एजुकेशन, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, राइट टू कल्चर, रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, और राइट टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिया के अंदर भी आप बताना अगर आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ऑल दो क्योंकि ये वाला ऐसे पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर अगर मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो कम से कम एक पार्ट और लगेगा, ओके। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जिसके बारे में हमने बात करी थी ना, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने वो एशियन गेम वाला देखा था ना केस, तो उसके अंदर देखा था कि वो लेबर को बहुत कम दे रहे थे, है ना, उनको उनकी जो मिनिमम वेज रेट होती है उससे भी कम पैसे दे रहे थे, तो उनके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का वायलेशन हो रहा था, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। मैं आपको 1 मार्क्स में पहले एक क्वेश्चन बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो माना जाता है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी माना जाता है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट कौन सा है, ठीक है, तो आप बताओ और क्यों है वो बताओ। तो आप अगर राइट टू इक्वालिटी लिखते हो, राइट अगेंस्ट, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो हमसे पूछ रहा है, हम तो कुछ भी लिख दें, बट ऐसा नहीं है। प्री डिफाइंड आंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये वैसे सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले ही मैं आपको बता दूँ। चलो जैसे कि मैंने बोला कि जैसे हमें पता है कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट है। इनका वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो कोर्ट में जाने का भी ये आपके पास राइट है, और इसी को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे, है ना, यही आपके पास है, मतलब केस करोगे, कोर्ट में जाओगे कि जी देखो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसका भी आपको राइट दिया है कि आप जी कोर्ट में जा सकते हो, आपको कोर्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यही है हमारा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, ओके। चलो अब है ना राइट टू इक्वालिटी में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। राइट टू इक्वालिटी में आपको बता चुका हूँ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रोहिबिशन ऑन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और हमारा प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इक्वल एक्सेस होगा शॉप, मतलब ऐसे नहीं है कि इस जाति को शॉप पे जाने का अधिकार नहीं है, इस रिलीजन को शॉप पे जाने का अधिकार नहीं है, होटल में ऐसे इसको जाने का अधिकार नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। एक टाइम पे होता था कि कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था कुछ लोगों को, तो ये भी अब एक तरह से राइट टू इक्वालिटी दे दिया गया है कि अब ऐसा अधिकार सबको है, ठीक है। और एक जो बाथिंग घाट्स होते हैं उसमें नहाने का, रोड पे चलने का, सबको राइट है, ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होता था कि टच कर दिया जी ये तो गलत है, ये इस जाति का, इस जाति का, तो ये इसको भी अबॉलिश कर दिया। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जी मैं महाराजा हूँ, ये हूँ, तो वो भी ख़त्म कर दिया, आपको पता ही है बात। राइट टू इक्वालिटी में यही बोला गया है। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ। अब है ना कुछ बच्चे जो होंगे वो बोलेंगे कि सर एक है ना रिज़र्वेशन होती है ना, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। कुछ लोग बोलेंगे सर एक तो रिज़र्वेशन होती है, उसमें तो सर कोटा दिया जाता है कि इस जाति के लोगों को, एससी को या एसटी को सर कोटा दिया जा रहा है, ये देखो ये तो फिर हमारे साथ भेदभाव है, ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ना। कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि राइट, अच्छा इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, है ना। अब ये इक्वालिटी है या ये इक्वालिटी है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी तो देखो तीनों को इक्वल दे रखा है, बट इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको इक्वल दो। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि मतलब सबको इक्वल लेवल पे लाओ, ठीक है। एक टाइम पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी जो है वो एससी एसटी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, और उसी को लेकर फिर ये रिजर्वेशन का एक्ट बनाया गया, ठीक है। और ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया इक्वालिटी का मतलब है सबको इक्वल ट्रीट करना, ठीक है। इक्वल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। अब अगर कोई जैसे कि मान लो अब मान लो कि एक अलग से लाइन बनाई गई है, बूढ़े वगैरह अंकल, मतलब मान लो आप कहीं टिकट कोई लेने जाते हो, मूवी वगैरह देखने जाते हो, वहाँ पर है ना बुज़ुर्गों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है जो कि बहुत ही बूढ़े हैं। आप जाकर वहाँ खड़े होते हो,
ठीक है। और कुछ कोई आकर आपको बोलता है कि यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, आप बोलोगे मेरी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, बट नहीं, आपकी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी वाली लाइन थी वो बड़ी थी, जो आपके नॉर्मल लोगों की लाइन थी वो बड़ी थी, बट आप छोटी लाइन के चक्कर में अंकल जी वाली लाइन में घुस गए। अब अगर आप जो हमारे सीनियर सिटीज़न है उनकी लाइन में आप घुस गए, तो वो तो इतनी देर लाइन में नहीं खड़े रह सकते, ठीक है, क्या पता आपको 1 घंटा लगे आपकी लाइन में, बट आप छोटी लाइन में उनमें घुस गए, तो आप लाइन बड़ी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा खड़ा नहीं रहा जा सकता, इसी के लिए उनकी अलग से लाइन बनाई गई है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। तो इसी यही होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, और रिजर्वेशन राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करता। और ये बात मैंने स्पेसिफिकली आपको पता है क्यों बताई, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है कि क्या रिजर्वेशन राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता है? आंसर है नहीं, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो ये वाला पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जितना सपोर्ट आपने 10th में दिखाया है ना उतना ही आप 11th में दिखाना, ठीक है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है वैसे जो जो हमने पढ़ा है। पहले मैंने आपको राइट्स बताया था, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ राइट्स बताया था, बिल ऑफ राइट्स बताया था, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, है ना। उसके बाद हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, बट इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। और बाकी जो भी मैंने चैप्टर वगैरह बोले ना उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ना सबसे नीचे की तरफ आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। हाँ, अभी तक वहाँ पर नोट्स अपलोड नहीं किया, बट जल्दी वहाँ पर नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।